यह तो महक की ज़िंदगी का सवाल है और मुझे महक के लिए तो करना ही पड़ेगा। वह धीरे धीरे कदमों के साथ चलती हुई सोफ़े के पास गई, जहाँ इस वक्त सोफ़े पर विहान बैठा हुआ था। विहान से वह धीरे से बोली, मैं माफ़ी चाहूँगी आपको तकलीफ़ देने के लिए। विहान इस वक्त अपने फ़ोन में ही देखते हुए बोला, आखिर बात क्या है, वह बताइए मुझे। तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। फिर विहान ने चारों तरफ नज़र घुमाया। शायद उसकी नज़रें किसी को इस वक्त ढूंढ रही थी। उसको इधर उधर देखते हुए नैना ने कहा, आपको कुछ चाहिए? मैं अभी लेकर आती हूँ। चाय कॉफ़ी? विहान बोला, नो थैंक्स। आप मुझे कुछ बातें बताने वाली हैं, वह बात बताइए। और वैसे महक कहाँ है? क्या महक भी आपके साथ ही रहती है? नैना ने हाँ में सर हिलाई और बोली, महक इस वक्त सो चुकी है क्योंकि वह दिन भर की बहुत थक चुकी थी। नैना उसका फ़ोन उठा लाई थी। साथ में उसने फ़ौरन से विहान को वह मैसेज दिखाती है। विहान कहने लगा, महक कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नैना बोली, मैं बताई तो कि महक महक तो सो रही है। वह काफ़ी थक चुकी थी और ऑफिस में भी बहुत कुछ हो चुका उसके साथ, और फिर घर आते ही यह सब। वह रोते हुए सो गई। आखिर वह कितना झेले, बहुत दर्द सहा है। झेलते हुए वह थक चुकी है सब कुछ, और उसे बर्दाश्त नहीं होता है। मिस्टर खन्ना, आपको जानना है ना कि महक कौन है? वह तो बताएगी नहीं, तो मैं बताती हूँ। महक कोई और नहीं बल्कि मिस मल्होत्रा ही है। यह सुनना था कि विहान की आंखें बड़ी हो गई और गुस्से से उसकी हाथ की मुठ्ठियाँ कस गई। नैना अभी बातें जारी रखते हुए बोली, आप सही थे। महक ही थी वह लड़की जिसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर के उसको जान से मारने की कोशिश की थी, मगर उसकी किस्मत ऐसी थी कि वह बच गई और वह भी आपको मिली, और आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया, जिसके लिए मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूं उतना कम है। विहान इस वक्त नैना को ही देखे जा रहा था। वह कहने लगा, इट्स ओके, आपने उसका इतना ख्याल रखा। आप सच में बहुत ही उसकी केयर करती हैं, और आप कहीं दोस्त से भी बढ़कर हैं उसके लिए। वैसे क्या बता सकती हैं, महक का बेडरूम कहाँ है? नैना ने हाथों के इशारे से विहान को महक का कमरा बता दी। विहान तेज कदमों के साथ महक के कमरे की तरफ गया। वह डर रहा था कि पता नहीं महक किस तरह से सोई होगी। वह जाने में हिचकिचाए जा रहा था, मगर धीरे से उसने उसका दरवाज़ा ओपन किया और अंदर कदम बढ़ाया। वह देखता है कि महक एक बड़े से बेड पर बड़े ही आराम से सो रही है। उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा चादर था और उसके हाथों में प्यारा सा टेडी बियर। महक इस वक्त सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह। उसे देखकर विहान अपने कदम रोक नहीं पाया और उसके बेड के पास गया। इस वक्त महक के बाल की कुछ लटें उसके फेस पर आए हुए थे। विहान को उसे रहा नहीं गया, तो उसने उसके लटों को अपने हाथों से हटाकर कान के पीछे किया। तभी महक करवट लेते हुए बड़बड़ाई जा रही थी, नैना, वह लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, देखना मैं क्या करूं। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। उस खड़ूस ने ऑफिस में मेरा जीना हराम कर रखा है। और यह कहते हुए विहान का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे तकिए और अपने फेस के बीच में रख करके सो गई। अब तो विहान के हाथ पूरी तरह से फंस चुके थे। विहान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। महक के सर को उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपना हाथ वहाँ से हटा सके। वह अपने मन में सोचने लगा, मैं क्यों ही आया? जब भी मैं इस लड़की के पास आता हूँ, पता नहीं यह लड़की मुझे किसी मुसीबत में फंसा ही देती है। देखो, जब यह जगी रहती है तब तो मुसीबत में डालती ही है। आज सोई हुई है फिर भी मुझे परेशान कर रही है। इतना कहते हुए
वह एकटक देखे जा रहा था। महक इस वक्त बहुत ज़्यादा ही प्यारी और क्यूट लग रही थी, एकदम बिल्कुल क्यूट छोटी बच्ची की तरह। तभी अचानक से महक ने विहान के हाथों को पकड़ करके और अपने करीब की, जिसकी वजह से विहान उसके और करीब आ गया। उसका फेस और विहान का फेस की दूरी पूरे 1 इंच के बराबर थी। विहान की सांसें पूरी तरह से अटक रही थी। वह सोचने लगा, यार मैं तो लड़का हूँ ना, फिर इस तरह से घबरा क्यों रहा हूँ। यह लड़की सच में पागल कर देगी मुझको। उसको करीब से देख रहा था तो महक की खूबसूरती तो और भी ज़्यादा विहान को दीवाना कर रही थी। विहान महक से इस वक्त दूर होना चाहता था, मगर वह चाह कर भी दूर नहीं हो रहा था। विहान अपने होश में आया और महक से दूर होना चाहा, मगर उसके हाथ उसका साथ नहीं दिए और वह महक के ऊपर गिर गया। महक के गाल पर विहान के लिप्स जाकर टकरा गए। विहान की आंखें पूरी बड़ी हो गई, मगर महक के गाल इतने सॉफ्ट थे कि विहान पूरी तरह से खो गया था। वह एक पल के लिए तो अपने आप को भी भूल गया और धीरे धीरे विहान ने उसे किस करने लगा। विहान को अब यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि महक सोई हुई है और वह इस तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। वह फ़ौरन से महक से दूर हुआ और अपने होठ साफ किए और अपने आप को सही किया। एक नज़र महक को देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गया। वह उसके माथे पर आए हुए बाल को फिर से हटाया और कहने लगा, महक अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। बस तुम एक बार मेरे सामने आकर सारी बातें कह दो। मैं सारी बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसके बाद तो मैं दुनिया से लड़ लूँगा, चाहे वह तुम्हारे ही घर वाले क्यों ना हो, या फिर मुझे तुमसे ही क्यों ना लड़ना पड़े, मैं सबसे लड़ लूँगा। इतना कह कर के वह महक के कमरे से बाहर आया। अभी भी नैना वहीं हॉल में सोफ़े पर बैठी हुई थी। नैना उसको देख कर के खड़ी हो गई और कहने लगी, मिस्टर खन्ना, आपने महक से बात की? विहान रुक गया और कहने लगा, नहीं, मैं उसे जगाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वह नहीं उठी, तो मैं भी ज़्यादा डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मैं उसे सोने दिया। कल सुबह बात करते हैं और ऐसा कुछ भी हो तो आप मुझे बिना झिझके कॉल कर सकती हैं। और वैसे भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस घर के अंदर कोई नहीं आने वाला है और अब से यह मैसेज भी नहीं आएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं चलता हूँ। नैना ने अपना सर हाँ में हिला दी। विहान इतना कहकर के वहाँ से निकल गया और जा कर के अपने गाड़ी में बैठ गया और बोला, सिरा एक काम करो, यहाँ पर अपने 2 आदमी लाकर रखो। मुझे किसी भी हर हाल में इस घर के लोगों को सेफ रखना है, कुछ भी नहीं होना चाहिए और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिरा बोला, यस बॉस, डोंट वरी, आपने कह दिया तो समझिए वह सारा काम हो गया, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, आपने जिस लड़की के बारे में मुझे पता लगाने के लिए बोला था, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी घर में रहती है, महक मल्होत्रा, जो कि इस वक्त आपके ही ऑफिस में काम करती है और आपकी असिस्टेंट है। जीवन मल्होत्रा ने ही उसे जान से मारा, बल्कि वही नहीं, उसके पूरे घर वाले ने मिलकर के उसे जान से मारने की कोशिश किया और आपने ही उसे बचाया। वही यह लड़की है। इतना कहते हुए सिरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। वही रघु अपने आदमियों को कॉल करता है और बोला, जल्दी से मैं एक एड्रेस भेजता हूँ, वहाँ पर आकर तुम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। उधर से जवाब आया, यस बॉस, और रघु ने फ़ोन कट कर दिया। कुछ ही देर में विहान अपने घर पहुँच गया। सब लोग इस वक्त डिनर कर चुके थे और डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं था। सभी लोग हॉल में सोफ़े पर बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। और जब इस घर की लाडली जब आ ही गई थी तो घर में रौनक तो लगना ही था। विहान को देख करके ममता जी बोली, क्या हुआ विहान, कहाँ गए थे? इतनी रात को
वह काम हो गया? विहान अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ वह काम हो गया, आप बाद में पूछ लेना ना, पहले मुझे खाना खिलाइए। इतना सुनकर के ममता जी मुस्कुराते हुए किचन में गई और उसके लिए खाना लेकर आई। डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ कर के विहान डिनर करने लगा। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, दादी माँ आप समझ रही है ना कि भाई कहाँ से आ रहे हैं? मुझे तो अच्छे से पता है कि वह किसी से मिलकर आ रहे हैं, बहुत अर्जेंट में थे और इनका मिलना उससे बहुत ज़रूरी था, वरना इनका खाना हजम नहीं होता। देखिए कैसे आकर के खाना खा रहे हैं, भूख डबल हो गई है उनकी किसी से मिलने के बाद। यह कोई और नहीं बल्कि विक्की था, जो कि तेज़ तेज़ बोल करके वह विहान को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर विक्की जो सोच रहा था और उसे चिढ़ा रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ तक तो सच होते दिख रहा था। विहान उसकी बातों को सुन कर के मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान देखकर ममता जी बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? विहान अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर में वह डिनर कर लिया और वह भी हॉल में जाकर के सोफे पर बैठ गया। तो मिस डॉक्टर सिमरन, आपका आगे का प्लान क्या है, ज़रा आप मुझे बताएंगी? सिमरन इस वक्त विहान के बगल में ही बैठी थी। वह उसके हाथों को पकड़ के कहने लगी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन करूं या फिर खुद ही की हॉस्पिटल ओपन कर लूं? वैसे मुझे यहाँ के टॉप हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टर मिस्टर सुमित ने कांटेक्ट तो किया, मगर मैं अभी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दी। मैं सोची कि आप सब लोगों से डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगी। आपका क्या कहना है भाई? विहान बोला, तुम जा सकती हो वही कल्याणी हॉस्पिटल मिस्टर सुमित कपूर। यह सुनकर के सिमरन बोली, यस भाई वही तो, कोई नहीं तुम कल से कंटिन्यू करो। तभी सिमरन बोली, नहीं भाई अभी मुझे 1 वीक तक आराम की ज़रूरत है, मैं 1 वीक तक कोई काम नहीं करूँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, आपके ऑफ़िस को घूमना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे कोई काम नहीं करना है। ऑफ़िस के नाम को सुनकर के विक्की बोला, हाँ सिमरन तू चल, मस्त मज़ा है वहाँ पर, और मुझे किसी से मिलवाना भी है तुझे। तभी कल्पना जी को भी याद आया कि उन्हें भी महक से मिलना है। वह भी कहने लगी, इसी बहाने मैं भी चल लूँगी, मुझे भी ले चलोगे ना सिमरन? सिमरन बोली, हाँ दादी माँ क्यों नहीं ले चलूँगी मैं, आप भी चलना साथ में। तभी ममता जी बोली, मैं भी चलूँगी। ममता जी की बात सुन कर के सिमरन बोली, ओके मॉम आप भी चलना, हम शॉपिंग पर चलेंगे और ऑफ़िस में घूम लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है ऑफ़िस घूमे हुए। देखिए ज़रा वहाँ क्या कुछ चल रहा है। वैसे भाई आज बदले हुए लग रहे हैं, क्या बात है? विक्की ने मुझे कुछ बताया है आपका सीक्रेट। विहान विक्की की तरफ देखते हुए बोला, यह कुछ भी बोल देगा और तुम लोग मान लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उसने कहा है वह सब बकवास है, इसकी मनगढ़ंत कहानी है। इसे तो आप सब लोग जानते हैं ना कि यह किस तरह से सब कुछ खुद से ही इमेजिन कर लेता है, वही इसका इमेजिनेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। तभी विक्की बोला, दादी माँ आपको पता है ना भाई आज कितने फेमस हो गए हैं, और वह भी उस लड़की ने काफ़ी गिरा दी भाई के कपड़े पर, फिर भी भाई ने उसे कुछ नहीं कहा। मिस्टर खन्ना विहान की तरफ देखकर बोले, बेटा क्या यह सच है? विहान अपने डैड के हाथों को पकड़ के बोला, डैड ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की से बस गलती से गिर गया और मैं उसे ऑफिस से नहीं निकाल सकता क्योंकि वह मजबूर है। और इतना कह कर के वह रुक गया। तभी ममता जी बोली, और क्या बेटा आगे बताना, मुझे सुनना है। विहान अपनी माँ की बात को सुनकर बोला, बताऊंगा माँ, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि काफ़ी बातें हो गई है और हमें अब रेस्ट करना चाहिए? कल्पना जी बोली, हाँ हाँ ज़रूर रेस्ट करना चाहिए हमें, सिमरन भी तो थक गई होगी, चलो बेटा मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो।
और तुम भी सो जाओ अपने रूम में जाकर। सब लोगों ने हामी भरी और सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। ममता जी मिस्टर खन्ना को लेकर के अपने कमरे में चली गईं। विहान अपने कमरे में गया। सिमरन कल्पना जी के साथ गई। क्योंकि सिमरन और कल्पना जी का रूम पास में ही था, विक्की और विहान का कमरा पास में था। वह दोनों साथ में जा रहे थे। विक्की बोला, भाई अब सच बताओ, कहाँ गए थे आप? महक के घर गए थे ना? महक का नाम सुनकर विहान अचानक से विक्की को घूर कर देखने लगा और बोला, तुम्हें उससे मतलब नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? बस अपने काम से काम रखो। मैं कहाँ गया था तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब जाकर के सो जाओ, समझे? तभी विक्की बोला, भाई यह ऑफिस नहीं है जो आप इस तरह से डांट रहे हो, यह घर है। और आप मुझे डांटने कब से लगे हैं? आप तो मुझे हर सीक्रेट बताते थे ना, फिर आज क्या हुआ आप बताइए ना। विहान उसके करीब गया, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, भाई इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ कि तुम्हारे पेट में कोई भी बात बचती ही नहीं है। सारी बातें सबसे तो बता देती हो, इसी वजह से मुझे तुमसे कोई भी बातें बताने में इंटरेस्ट नहीं है। जाओ अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और ऑफिस जाना है। आज लेट हो गया था, कल से लेट होगा तो ऑफिस से भगा दूंगा मैं, समझ में आई बात? इतना सुनकर विक्की बोला, जाओ ना भाई, आप ऑफिस में तो सुनाते ही हो मगर घर पर भी बॉस वाली हरकतें, यह अच्छी बात नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ और जा कर के महक भाभी से कॉल करूँगा और उनसे बोलूँगा कि आपने होने वाले हस्बैंड को थोड़ा कंट्रोल में करके रखे। तभी विहान इतना सब सुन कर के उसको गुस्से से देखने लगा और बोला, क्या कहा तूने महक भाभी? वह कुछ नहीं है और तू बहुत आगे का सोच लिया। तू जाता है या फिर अभी? विहान उसके पीछे दौड़ने ही वाला था कि विक्की उसे चिढ़ा करके अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। विहान वहीं रुक गया और अपने कमरे में जाने लगा। और जो विक्की ने कहा कि मैं जा रहा हूँ महक भाभी से कहूँगा, भाभी 1 मिनट के लिए, भाभी सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गया और वह अपने कमरे में जाकर डोर लॉक किया और बेड पर जाकर के गिर गया। और जो भी हुआ महक के घर, वहीं आंखें बंद करने के बाद उसे याद आने लगा। महक की खूबसूरत सी बंद आंखें, छोटे और पिंक लिप्स, मासूम चेहरा, उसके चेहरे पर आए हुए बाल और उसके हाथों का टच, और तो और उसके गाल की टच जो सॉफ्ट फील करके उसे गुदगुदी सी हो रही थी। वह फ़ौरन से अपनी आंखें खोला और उसके होठों पर खुद ही स्माइल आ गई और खुद में बड़बड़ाने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि मैं इसके तरफ खींचा जा रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या जादू किया है इसने? अगर इसकी जगह कोई और होता तो सच में मैं उसे जॉब से निकाल देता, मगर इसे मैं सच में जॉब से नहीं निकाला। आखिर क्या बात हो सकता है? पहली बार भी मैं देखते ही अपना होश खो बैठा और आज भी जब भी वह मेरे सामने आती है वह पागल कर देती है मुझे। क्या समझती है अपने आप को? और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो वह बताती भी नहीं है। अच्छा कितने दिन तक नहीं बताएगी? देखता हूँ। वह महक को ही याद करते हुए गहरी नींद में सो गया। वहीं उधर विक्की अपने कमरे में जाकर के सोचे जा रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई और महक के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी चल ही नहीं सकता। विक्की खन्ना किस काम का है? ज़रूर कुछ ना कुछ करके आप दोनों के बीच में खिचड़ी पका कर ही रहूँगा मैं। अगली सुबह विक्की उठा और डाइनिंग टेबल पर जाता है। सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वह भी चेयर पर बैठ गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी विहान बोला, ऑफिस में कोई नहीं जाएगा क्योंकि आज हमारी बहुत बड़ी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। यह सुनकर के कल्पना जी बोली, ठीक है आज नहीं जाएंगे बट किसी रोज़ तो जाएंगे ही, तो जब बता देना कि मीटिंग नहीं है उस दिन चले जाएंगे।
विक्की स्माइल करते हुए बोला, ठीक है दादी माँ, मैं बता दूँगा। अगर भाई काम में बिजी भी हो गए तो मैं हूँ ना। ममता जी बोली, ठीक है बेटा, चलो चुपचाप से अभी ब्रेकफास्ट कर लो। विक्की कल्पना जी के कान के पास जाकर के बोला, दादी माँ, भाई और उस लड़की महक में कुछ भी नहीं चल रहा है, वह सिर्फ एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता है। कल्पना जी बोली, अच्छा, मुझे भी यही लग रहा था, कहीं ऐसा हो उन दोनों के बीच कुछ भी ना हो और हम उनकी शादी की बातों में लगे हैं। चलो समय रहते पता चल गया, अच्छी बात है। कल्पना जी की बात को सुनकर विक्की बोला, वैसे दादी माँ, मेरे होते हुए आपकी इच्छा पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी कल्पना जी बोली, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? विक्की, वह दोनों धीरे धीरे आपस में ही बातें किए जा रहे थे, उनकी आवाज़ किसी और तक नहीं जा रही थी। यह देख कर के मिस्टर खन्ना बोले, दादी पोती में क्या बातें हो रहा है, कुछ ज़रूरी डिस्कस हो रहा है क्या? कल्पना जी बोली, बेटा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी हम दोनों का मैटर है। कल्पना जी को पता था कि विक्की अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, और यह बात तो उसके भाई के बारे में ही थी। उसके लिए वह किसी भी हाल में अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता था। तभी विक्की बोला, दादी माँ, कुछ खास नहीं, भाई और महक के बीच जो नहीं चल रहा है वह उनके बीच में चलवा लूँगा। देखते जाइए दादी माँ, आप अपने विक्की पर भरोसा रखिए, जल्द ही आप अपनी होने वाली बहू से मिलेंगी। विक्की ने कल्पना जी को भरोसा दिलाते हुए मुस्कुराई जा रहा था। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज विक्की विहान के साथ ही ऑफिस जा रहा था। यह देखकर के विहान भी बहुत खुश था कि आज बड़ी सवेरे ही तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए। यह देखकर के मुझे खुशी हो रही है, चलो जल्दी से। विक्की स्माइल करते हुए बोला, आखिर भाई किसका हूँ मैं? विहान जब ऑफिस पहुँचता है तो देखता है कि महक ऑफिस आ चुकी थी, मगर वह बड़े ही उदास लग रही थी। विहान अपने कैबिन में गया। वह महक को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे ढेर सारा काम सौंप देता है ताकि वह पूरा दिन उसी काम में लगी रहे और उसका दिमाग इधर उधर ना जाए। वह बिजी रहेगी तो उसके दिमाग से सारी चीज़ें बाहर रहेगी, ज़्यादा वह सोचेगी नहीं और जिस वजह से वह उदास भी नहीं रहेगी। महक पूरा दिन उसी काम में लगी रही और काम करते करते उसे शाम हो जाती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय धीरे धीरे घर को जाने लगते हैं। तनु महक के कैबिन में आकर कहने लगी, महक, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना, टाइम हो गया है जाने का। ऑफिस का टाइम ख़त्म और दोस्ती टाइम शुरू। चलो ना, जाकर रास्ते में गोलगप्पे खाते हैं। मुझे रास्ते में गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता है। महक ने मुस्कुराते हुए तनु से बोली, सॉरी तनु, मैं अभी नहीं जा सकती। देखो ना, यह खड़ूस, मेरा मतलब बॉस अभी तक ऑफिस में है। यदि उनको मेरी ज़रूरत पड़ गई और मैं यहाँ पर नहीं हुई तो पता नहीं क्या करेंगे। और वैसे भी कल का बदला लेने के लिए जानबूझकर इतना सारा काम दे दिया है। कल का बदला? क्या कर दिया था तुमने कल? तनु ने हंसते हुए महक से पूछी। तभी महक बोली, अरे हंसो मत तनु, मैंने उन्हें कॉफ़ी दी और उसमें शुगर मिला दिया था और वह कॉफ़ी ना पसंद आई थी। रही बची कसर, उनके कपड़े पर कॉफ़ी गिर गई। धीरे धीरे करके वह पूरी बात तनु को बता देती है। तनु विहान को कैबिन में देखती है तो महक के कैबिन के अपोजिट ही होता है। महक के कैबिन से विहान का कैबिन बिल्कुल ही आसानी से देखा जा सकता था। तनु देखती है विहान, जो कि अभी अपने कैबिन में था, वह अपने कैबिन से बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखकर तनु जल्दी से महक को कहती है, ठीक है महक, मैं चलती हूँ, गोलगप्पे हम कल खाएंगे। महक मुस्कुराकर उसे हाँ कहती है और तनु वहाँ से चली जाती है। तनु के जाने के बाद विहान महक के कैबिन में आ गया। विहान के आने पर महक अपनी जगह से खड़ी हो गई। विहान,
अपने फ़ोन पर ही देखते हुए बोला, वह खंडेलवाल कॉरपोरेशन की अकाउंट फ़ाइल कहाँ है? महक ने कहा, जी सर, यह रही। वह उठाकर के विहान को वह फ़ाइल देती है। विहान ने महक के हाथों में पड़ी हुई फ़ाइल देखी और कहा, ठीक है, अगले 2 घंटे में कोई भी फ़ोन आए तो मुझे ट्रांसफ़र मत करना। महक ने कहा, यस सर। विहान ने महक के हाथ से फ़ाइल लेने की कोशिश की, पर गलती से वह महक का हाथ पकड़कर खींचने लगा। जब विहान की नज़र वापस महक के हाथों में पड़ी हुई फ़ाइल पर गई तो उसने देखा कि वह फ़ाइल लेने की जगह महक का हाथ पकड़कर खींच रहा है। विहान ने जल्दी से महक का हाथ छोड़ा और महक की ओर देखने लगा। महक भी विहान की तरफ देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। विहान और महक एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते रहे जब तक विहान का फ़ोन नहीं बजा, जिस पर दोनों ऑकवर्ड्स होते हुए अपनी निगाहें एक दूसरे से अलग कर इधर उधर देखने लगे। विहान जल्दी से महक के हाथों से फ़ाइल लेता है और कैबिन से बाहर चला जाता है। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी और इधर महक का भी धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल था। महक अपने चेयर पर वापस बैठ जाती है और मुंह बनाकर बोलती है, इस खड़ूस कुमार को किसी की परवाह तक नहीं है। विहान को ऑफिस में काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं। महक विहान का काम ख़त्म होने का वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ विहान, जो कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि अभी तक उसके साथ में महक भी इस ऑफिस में है। विहान को देख कर के महक बोली, इसका कोई परिवार भी है या नहीं? इतनी रात हो गई है फिर भी अभी तक यहाँ पर बैठा हुआ है। विहान के घर पर दादी माँ, सिमरन, उसके डैड, सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मगर विक्की जाकर के उन्हें बोल देता है कि भाई आज थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि उन्हें ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है और कल मीटिंग में जाना है उन्हें, जिस वजह से वह फ़ाइल डिटेल्स चेक कर रहे हैं। और कल्पना जी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दादी माँ, आप फिक्र नहीं करिए, महक भी उनके साथ है और इतनी रात हो गई है, वह दोनों केवल ऑफिस में अकेले हैं। आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच होना तो तय है। मैंने ऐसा जुगाड़ ही लगाया है। यह सुनकर के कल्पना जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, विक्की, सच में तुमने तो कमाल कर दिया आज। तभी कल्पना जी बोली, मुझे लग रहा है कि विहान के पास कॉल करना चाहिए, और घर के फ़ोन से सीधे ऑफिस में फ़ोन करती हैं। वहीं कल्पना जी का फ़ोन महक उठाती है और बोलती है, हेलो, खन्ना कॉरपोरेशन। कल्पना जी तुरंत कहती हैं, हमें विहान खन्ना से बात करनी है। महक बोली, सॉरी मैम, सर अभी किसी काम में बिजी हैं और उन्होंने सख्त ऑर्डर दिया है कि उन्हें इस वक्त किसी भी तरीके से डिस्टर्ब न किया जाए। तभी कल्पना जी कहती हैं, उनसे कहिए कि उनकी दादी माँ का फ़ोन है तो वह ज़रूर बात करेंगे। महक को जब पता चलता है कि विहान की दादी माँ का फ़ोन है तो वह फ़ोन देने के लिए तैयार हो जाती है। वह नहीं चाहती है कि विहान से फिर से उसे डांटने का कोई मौका मिले, और महक कल्पना जी से बोली, दादी माँ, मैं अभी उनकी आपसे बात करवाती हूँ। महक जल्दी से विहान को कॉल लगाती है और कल्पना जी को कॉल ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन विहान बिना बात किए ही महक पर नाराज़ होने लगता है और बिना बात किए ही फ़ोन कट कर देता है, जिस पर महक अपने आप से कहने लगती है, सच में यह भी नहीं सोचता है यह इंसान की बात किससे हो रही है, लेकिन नहीं, पहले नाराज़ होना है। मैं तो किसी और से थोड़ी बात करवा रही थी, उनकी दादी माँ ही तो थी ना जिसे मैं उनका बात करवा रही थी। मुझे क्या, घर जाएंगे तो जब डांट पड़ेगी ना तब इनको अकल आएगी। महक अपनी सोच से बाहर आकर वापस कल्पना जी से बात करने लगती है और बोलती है, सॉरी दादी माँ, आपने सुन ही लिया ना, मैं आपसे पहले ही कहा था
वह इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है, मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि उनका कोई परिवार है भी या नहीं। इतनी रात हो गई है और वह ऑफिस में बैठ कर के काम कर रहे हैं और मुझे भी रोक रखे हैं। लेकिन जब आपका कॉल आया तो मुझे खुशी हुई। लेकिन दादी माँ, आप इनको कुछ कहती क्यों नहीं हैं? आप कुछ कहती नहीं, इसीलिए इतने खड़ूस और बदतमीज़ हैं। किसी से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। यह भी नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात करना चाहिए। महक बेफिक्र होकर के कल्पना जी से विहान की शिकायतें लगाई जा रही थी, जैसे कि वह अपनी दादी माँ से बात कर रही हो। कल्पना जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या करे बेटा, मेरा विहान ऐसा ही है। कल्पना जी का जवाब सुनकर के महक को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। वह बिल्कुल चुप हो गई और अपने आप को कोसते हुए कहने लगी, क्या कर रही है महक तू? अपने ही बॉस की बुराई उनकी दादी से कर रही है। यदि तेरे बॉस को पता लग गया ना, तो पता नहीं तेरा क्या हाल करेंगे। वह कल तो केवल अपना कैबिन साफ़ करवाया था और साथ में थोड़ा सा काम दे दिया, और अगर यह पता लगेगा कि तू पता नहीं वह खड़ूस क्या करेगा। मैं उनकी दादी माँ से शिकायतें लगाई है तो मेरी जान ही ले लेगा यह खड़ूस। तभी कल्पना जी जब काफ़ी देर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो वह वापस से हेलो हेलो कहने लगती हैं। ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ। कल्पना जी कॉल कट कर दी और वहीं विहान के पर्सनल फ़ोन पर कॉल करती हैं। कल्पना जी गुस्से से उससे कहती हैं, तो आपने अपने सभी लोगों से कह रखा है कि आपसे मेरी बात ना करवाना। विहान हैरान होकर के कल्पना जी से बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपको किसने कहा? तो कल्पना जी कहने लगी, मुझे चाहे किसी ने भी कहा हो, लेकिन मैं अभी आपको कॉल लगाया था, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया गया कि आप अभी मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। और कल्पना जी इतना कह कर के वह कॉल कट कर देती हैं। विहान को गुस्सा आने लगा और वह अपने कैबिन से उठा और महक के कैबिन में आया। महक आराम से चेयर पर सो रही होती है। हवा में उड़ रहे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देख कर के विहान उसे एकटक देखता ही रह गया। विहान तो एक पल के लिए भूल ही गया था कि वह महक के कैबिन में क्या करने आया है और उसके पास आया। विहान ने धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करता है और महक को जगाने की कोशिश करने लगता है। वह सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, मगर फिर भी उसे उठाना उसकी मजबूरी थी। वह ना चाहते हुए भी अभी उसको उठाने की कोशिश में लग गया था। वह टेबल पर रखी हुई पेंसिल बॉक्स को नीचे गिरा देता है ताकि महक जाग सके, लेकिन महक पर उसका कोई असर नहीं होता है। यह देख कर के विहान इरिटेट होने लगा था और बोला, ऐसे कौन से नींद में सो रही है कुंभकर्ण की तरह? वर्षों से सोई ही नहीं हो, जो इतना कुछ होने के बाद भी जग नहीं रही है। विहान ने महक के कान के पास आकर के ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, चोर चोर। महक अपने कानों में इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर महक जल्दी से खड़ी हुई और साथ में ही वह भी जोर जोर चिल्लाने लगी। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, सामने विहान को देख करके उसके पैर अचानक से लड़खड़ा गए और वह नीचे गिरने को हुई। लेकिन विहान ने उसे जल्दी से अपने बाहों में थाम लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए थे। विहान की आंखों में अलग ही कशिश थी, जो महक को उसकी ओर जाने पर मजबूर कर रही थी। कुछ ऐसा था दोनों की आंखों में जो एक दूसरे को खींचे जा रहा था। दोनों ही भूल चुके थे कि इस वक्त वह दोनों कहाँ पर है। विहान अपने मन में बोला, बस भी करो महक, अब तो कह दो कितना बर्दाश्त करना चाहती हो। जब तक तुम खुद मुझे नहीं बताओगी कुछ, मैं भी कुछ नहीं करूँगा। महक, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम जिद्दी हो, मैं जानता हूँ, और देखता हूँ कि और कितना दिन सह पाती हो। महक जल्दी से होश में आई। उसने विहान को अपने से दूर किया
और गुस्से से बोली, यह क्या मजाक है? ऐसे कोई किसी को जगाता है क्या? मुझे तो हार्ट अटैक आने से बची। आप क्या करते हैं? आप पर केस हो जाता, वह भी एक मर्डर का, और साथ ही साथ एक लड़की को इतनी देर रात तक काम करवाने के जुर्म में। विहान हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या सच में ऐसा भी होता है? विहान तो महक की बात सुनकर के हैरान हुआ। एक तो वह लड़की इतनी गहरी नींद में पता नहीं कुंभकर्ण की नींद आ गई थी उसे, जिसे जगाने के लिए उसने कई कोशिश की थी, लेकिन वह सब बर्बाद थे। आखिरकार जो रास्ता अपनाया वह रास्ता बिल्कुल सही था। महक की नींद बोलने से ही खुल गई थी। विहान उसके करीब आते हुए कहा, क्या कहा? मर्डर? और देर रात तुमसे काम करवाना? मैंने ना ही तुम्हारा मर्डर किया है और ना ही तुम्हें यह कहा था कि तुम देर रात तक यहाँ पर काम करो। तुम्हें तो चले जाना चाहिए था जब सभी एम्प्लॉयज़ जा रहे थे, तब भी। यह तुम्हारी इच्छा थी ना? तुम्हें यहाँ पर रहना है, इसीलिए मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, समझी तुम? अब क्या करेगा विहान महक को उठाने के बाद? अब क्या विहान को महक से प्यार हो जाएगा? यह जानने के लिए इस स्टोरी के साथ बने रहे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।